हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं जिसमें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 2 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां पर हर चैप्टर के आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस बार के एग्जाम में आने के जिनके सबसे ज्यादा चांसेस है। इस चैप्टर की बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है ना वो डिलीटेड है, वो सिलेबस में है नहीं। तो उससे पहले का जो पोर्शन है 4-5 पेज जो है हेरिडिटी वाला, वो हमारे सिलेबस में और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा हो गया सिलेबस आपके लिए और जितना बचा है उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसमें से कम 2 क्वेश्चन आराम से आएंगे। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है। कुछ टर्म्स है जिनको आप समझ जाओ तो फिर है ना बहुत ईजी ये चैप्टर हो जाता है। सबसे पहले तो देखो इसमें जितने भी ये टॉपिक्स है, हेरिडिटी है, मेंडल के कंट्रीब्यूशन को समझना है, या मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस सेक्स डिटर्मिनेशन, इनमें से अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है ना तो पहले तो आप वो डाउट क्लियर करो। आप एनसीईआरटी पढ़ो लाइन टू लाइन। मेरे वीडियोस है इस चैप्टर पर जिनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप देखो। हर एक चीज़ आपको वहाँ से डिटेल में अच्छे से मैंने समझा रखी है, वहाँ से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इन क्वेश्चन आंसर को करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इन टॉपिक्स की कि ये टॉपिक्स है, तो इस हर टॉपिक पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन ये टॉपिक्स है इस चैप्टर में। देखो सबसे पहले वेरिएशन बता रखा है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर कुछ टर्म्स और डेफिनेशन इंट्रोडक्शन है चैप्टर में, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। हेरिडिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेड्स पे, मेंडल के कंट्रीब्यूशन पे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन, इन पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो वेरिएशन, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द वेरिएशंस। फिर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पूछा जाता है वो यही कि व्हाई द वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वेरिएशंस आते कैसे, हाउ वेरिएशंस गेट अकोमुलेटेड, व्हाई वेरिएशंस गेट अकोमुलेटेड जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। तो इसको अच्छे से समझना है वेरिएशंस को। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ टर्म्स और डेफिनेशन है जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे नए टर्म्स आपके लिए आई है, जैसे जीन है, जीन क्या होता है, जीन को डिफाइन करना। ठीक है, इसी तरह से डीएनए क्या है, डीएनए को डिफाइन करना, जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या होती है। ये सारे जितने भी टर्म्स जो आपके लिए आए हैं ना, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट्स, ट्रेट्स क्या होते हैं, इन सारे टर्म्स को आपको अच्छे से समझ के जाना है। इनकी डेफिनेशन आपसे 1 मार्क्स में कहीं पर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर हेरिडिटी में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होती है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेड्स पे क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेड्स क्या होता है। ठीक है, वो 7 ट्रेड्स आपसे पूछ सकते हैं पी प्लांट्स के, जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाले हैं। डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंट और एक्वायर्ड ट्रेड्स की डेफिनेशन, और कोई एक ट्रेड लेके उसका क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो ये ट्रेट है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट क्यों हुआ, या कोई अगर एक्वायर्ड ट्रेट है तो वो इनहेरिट क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है। और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का पूछा जा सकता है। इस पर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सिंपल पूछा जा सकता है डेफिनेशन की डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डोमिनेंट ट्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, या कि व्हाई द डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन ओनली F1 जनरेशन, व्हाई रिसेसिव डू नॉट अपीयर, या व्हाट हैपन टू द रिसेसिव ट्रेट्स इन F1 जनरेशन, या F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द रिजल्ट इज शो, व्हाई द जीनोटाइप इज दिस एंड फिनोटाइप इज दिस। जीनोटाइप फिनोटाइप की डेफिनेशन पूछी जा सकती है ना। जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपको जो है ना फिनोटाइप पूछा जा सकता है। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों F1 मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस का वहां पर आपसे पूछ सकते हैं। मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, वो वाज मेंडल, कौन था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, उसने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। जो उसके ट्रेड्स है, इसमें जो एलील्स होते हैं वो एलील्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 पेयर्स ऑफ एलील ऑफ पी प्लांट, जो 7 अलग अलग उसमें है ना ट्रेड्स होते हैं, जैसे लेंथ है, इसी तरह से कलर ऑफ पोड है, कलर ऑफ सीड है, ठीक है, शेप ऑफ पोड है, शेप ऑफ सीड है, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, कलर ऑफ फ्लावर्स है, वो सारे पूछे जा सकते हैं कि उनमें डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा है। फिर इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इन पर लॉज जो है उन पर उनकी डेफिनेशन या उन पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए कह सकता है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने कौन सा लॉ दिया था वो पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ डोमिनेंसी पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, सेग्रीगेशन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से डाईहाइब्रिड क्रॉस से आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जैसे अभी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आए थे, कुछ नंबर्स देके आपको पूछा जा सकता है कि अगर F1 जनरेशन में इस ट्रेड के इतने प्लांट्स है तो F2 में कितने हो जाएंगे, है ना, या पर्टिकुलर ट्रेड्स के कितने प्लांट्स हो जाएंगे, या न्यू कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन कैसे भी सिंपल पूछा जा सकता है, 3-4 तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन उसको पूछा जा सकता है। हाउ द सेक्स डिटरमाइन, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस, किस तरह से जेनेटिकली नंबर ऑफ डीएनए जो है या अमाउंट ऑफ डीएनए वापस कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है। हाँ, कुछ स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि द सेक्स डिटर्मिनेशन इज मेनली डिपेंड ऑन द जीन्स ऑफ फादर, क्रोमोसोम्स गिवन बाय द फादर, इस तरह से। तो 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस या इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग टाइप में, असॉर्टमेंट्स के क्वेश्चंस जैसा क्रिटिकल थिंकिंग का कोई क्वेश्चन बना के इन टॉपिक्स में से। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है ना यहाँ पर, वो सबसे मेन चीज़ वो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक को लेकर अच्छी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई तो भले क्वेश्चन कैसे ही पूछे, 4-5 तरीके से कैसे घुमा के पूछे, आप उसका आंसर कर दोगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये चीज़ें कि ये क्या होती है, कैसे होती है ना। तो उसके लिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है टॉपिक में तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं एक एक करके। मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपको इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले। तो फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, तो कुछ रीजंस हैं, ठीक है। ये है, देखो आप उसमें लिखना है, क्योंकि एक एनुअल प्लांट होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ ऑफ साइकिल, 3-4 महीने में तैयार हो जाता है। सो सेवरल जनरेशन वी कैन टेक इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 साल के अंदर अंदर हम इसकी 3 या 4 जनरेशन की स्टडी आराम से कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स है। बाइसेक्सुअल होता है ये फ्लोर, जनरली इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन हम इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली करवा सकते हैं। हम इसके एंथस को रिमूव करके इसमें जो है ना क्रॉस पोलिनेशन आराम से करवा सकते हैं। डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट है, ऑप्टिमल रेट ऑफ सर्वाइवल है, और इजी टू ग्रो, इजी टू हार्वेस्ट, जैसे उसने गार्डन में ही ग्रो किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर डेफिनेशन वाले कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में देखो क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा समझना। कोई डिफरेंस खास वैसे है नहीं इसमें, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को हमको समझना है। देखो हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी तो वो प्रोसेस है, हेरिडिटी इज द प्रोसेस, ठीक है। हेरिडिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज द हेरिडिटी। एंड इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होना ये कहलाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एंड बाय द प्रोसेस बाय these traits are transferred, these characters are transferred, that process is called heredity। उस प्रोसेस का नाम हेरिडिटी है, और एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रेड्स का, कैरेक्टर्स का जाना, ट्रांसफर होना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएशन पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और जीन्स। नेक्स्ट देखो कुछ डेफिनेशन है, जैसे आप पूछे जा सकते हैं, आपसे जीन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो लोग, है ना, जीन की, क्रोमोसोम्स की, जेनेटिक्स की, ठीक है, वेरिएशंस की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। जो टर्म्स है इनमें से किसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, तो जीन की डेफिनेशन पूछने की ज़्यादा चांसेस है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए के सेगमेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर जीन्स लोकेटेड, तो क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। देखो भाई हमें पता है कि सेल होती है, और सेल के अंदर जो है ना ये सेल है, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है। एनिमल सेल में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जब ये सेल डिवाइड वाली स्टेज में आती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना ये थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, ठीक है। और इन थिकन्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, इस तरह से, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो व्हेन द क्रोमेटिन मटेरियल बिकम थिक एंड इजीली विजिबल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर विजिबल, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। भाई ये क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं, तो डीएनए के बनते हैं और प्रोटीन के बनते हैं। प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए को हम जानते हैं ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बिकॉज फाउंड इन न्यूक्लियस, इसलिए वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन जिससे मिलकर बना हुआ है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो डीएनए की ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। आप मेरे वीडियोस देखो, उनमें आपको ये ना डीएनए की स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर रखी है, तो आपको वहां से इजी से समझ में आ जाएगा। अब देखो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो डीएनए की इस तरह की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जो वाटसन और क्रिक ने दी थी। अब इस डीएनए की स्ट्रक्चर में, इस डीएनए के सेगमेंट को, जैसे मान लो ये एक सेगमेंट है डीएनए का यहाँ से यहाँ तक, तो इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम नाम दे देंगे जीन। सो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए,
ठीक है। और ये डीएनए क्या है, ये किसको बना रहा है, ये क्रोमोसोम्स को बना रहा है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में, ठीक है। और क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। इस तरह से मतलब इनकी सीक्वेंस ये बनती है। अब अगला क्वेश्चन जो वेरिएशंस पे बन सकता है ना, वो क्या हो सकता है, देखो, व्हाट आर वेरिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड व्हाई वेरिएशन बेनिफिट्स टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये वो क्वेश्चन जो शायद आपको अभी समझ में नहीं है, अभी कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। पहले तो ये जान लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, यानी ऐसे करेक्टर्स जो किसी इंडिविजुअल में तो है लेकिन उसके पेरेंट में नहीं था, वही तो चेंजेस है। अगर जो पेरेंट्स में है वही करेक्टर्स अगर ऑफस्प्रिंग में है तो फिर वो तो चेंज कहाँ हुआ, वेरिएशन कहाँ हुआ। वेरिएशन का मतलब तो कुछ नया आना, यही तो होता है। तो ऐसे चेंजेस या इस तरह के करेक्टर्स जो उसके पेरेंट्स में नहीं है लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग में है, वो उसके लिए वेरिएशन है। अब वेरिएशन आते कैसे, ठीक है, डिफरेंस या चेंजेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएशंस के कोज क्या होते हैं, तो देखो, वेरिएशंस आने के दो मेन रीजन होते हैं, जिसमें से सबसे मेन रीजन तो यही होता है, ड्यूअल परसेंटेज। बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अराइजेज इन दिस स्पीसीज। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, या फिर एरर इन डीएनए कॉपिंग, एरर इन डीएनए कॉपिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो चीजें हैं। तो जो एरर इन डीएनए कॉपिंग है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ोगे। ये म्यूटेशन जो बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। सडन चेंजेस इन दी जीन्स और क्रोमोसोमल पैटर्न इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है, ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। तो एकदम से कोई ऐसा चेंज आ गया है ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर और बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके जीन्स में, उसके क्रोमोसोम्स में सडन कुछ चेंज हो गया तो वो म्यूटेशन है, उसकी वजह से वेरिएशन आ सकते हैं। या ड्यूल परसेंटेज, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50% जीन्स जो है वो एक सेल से और 50% दूसरी सेल से आते हैं, और फिर उन दोनों के जीन्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर कुछ न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जब दो टाइप का अगर हम मिलाएंगे या दो अगर हम किसी चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो एक नया मिक्सचर तो बनेगा ही ना। तो वो नया मिक्सचर जो बनता है वही वेरिएशन लेकर आता है। तो ड्यूल परसेंटेज यानी ऑफस्प्रिंग इनहेरिट 50% जीन फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर साइड, व्हेन दे रिकम्बाइंड ए न्यू कॉम्बिनेशन इज अराइजेस, नया एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये कारण है वेरिएशन आने के। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मेन इसको हमें समझना है, व्हाई वेरिएशंस आर बेनिफिट्स टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। देखो, होता यही है कि वो बेनिफिशियल जो है ना, बेनिफिशियल ही होते हैं अगर वेरिएशंस, क्योंकि अगर हार्मफुल वेरिएशन है ना, हार्मफुल वेरिएशन है ना, तो फिर वो उस इंडिविजुअल को मार देगा। अगर ऐसा वेरिएशन हुआ कि मान लो उसके जीन में इस तरह का वेरिएशन हुआ कि उसके क्रोमोसोम्स और जो न्यूक्लियस है वो सेट ही नहीं हो रहे उसके सेल के साथ में, मतलब सेल, तो वो क्या होगी, वो सेल मर जाएगी, द सेल विल डाई। अगर जो एपरेटस है, अगर न्यूक्लियस, जो बाकी एपरेटस है, जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब के साथ में अगर वो फंक्शन अपने प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो वो तो सेल तो मर जाएगी, सेल विल डाई, तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रहेगा। अब कुछ वेरिएशंस जो होते हैं, वेरिएशंस मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, स्पीसीज के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन कुछ वेरिएशंस या कुछ केसेस में जब इस तरह के वेरिएशंस हो जो उसके अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हो, या उसके चारों तरफ अगर कुछ चेंज हो रहे हैं, या उसके लिए बेनिफिशियल हो कि वो वेरिएशन की वजह से वो उस हैबिटेट में, कोई पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर चेंज हो रहा है और उसमें वो ऐसे वेरिएशंस उसमें आगे जिसकी वजह से उसको वहाँ जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प हो रही है, तो फिर वो उस स्पीसीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है मोर देन इंडिविजुअल्स। तो उनको हमें समझना, देखो कि वेरिएशन स्पीसीज के लिए क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है। भाई स्पीसीज के लेवल पर वेरिएशन का बेनिफिट यही है कि वो इंश्योर करेंगे, ये जो वेरिएशन है वो इंश्योर करेंगे कि द स्पीसीज विल कंटिन्यू सर्वाइव, वो डिसअपियर नहीं होगी, एलिमिनेट नहीं होगी इस पर्टिकुलर हैबिटेट से या एनवायरमेंट से। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, जो बुक में एग्जाम्पल भी था ना, कि एक किसी पॉन्ड में रह रहा है मान लो। अब उस पॉन्ड में 2 या 4 बैक्टीरिया कुछ ऐसे थे जिनमें कुछ इस तरह का जेनेटिक चेंज हुआ कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। सपोज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या और किसी वजह से उस वाटर का टेम्परेचर अगले 6 महीने बाद जो है ना एकदम से 4-5 डिग्री बढ़ गया। अब इतने बढ़े हुए टेम्परेचर को बाकी सारे बैक्टीरिया टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन जिनमें ऐसा चेंज आ गया था जो बढ़े हुए टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया 4-5 जिंदा रह जाएंगे। जब वो 4-5 बैक्टीरिया जिंदा रह जाएंगे तो वो अब आगे क्या करेंगे, वो कंटिन्यू रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज को, पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया की स्पीसीज इलिमिनेट होने से बच गई, डिसअपियर होने से बच गई, गायब हो गई। अगर वो वेरिएशन उन 3-4-5 बैक्टीरिया में नहीं आता तो पूरी की पूरी स्पीसीज गायब हो जाती। इसलिए वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है कि उस स्पीसीज का सर्वाइवल इंश्योर कर दिया उन चेंजेस ने, नहीं तो वो स्पीसीज गायब हो जाती, वो स्पीसीज जिंदा ही नहीं रहती। ये चीज है मैन, ठीक है। सो वेरिएशंस क्या करते हैं, वेरिएशन हेल्प ए स्पीसीज टू सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरमेंट, ठीक है। ये पॉइंट सबसे पहले कॉमन हो गया। अब दोनों केसेस में हमको लिखना है कि अगर वेरिएशंस आते हैं तब और वेरिएशन नहीं आते तब। जब वेरिएशन नहीं आते तब क्या होता है, देखो, इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पॉपुलेशन लिविंग इन दैट हैबिटेट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, नो वेरिएशन, देन
there is a danger that all of them may die and no one would survive under those changed condition, then the species will eliminate completely. ठीक है, अगर कुछ चेंजेस आ गया और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग किसी में वेरिएशन नहीं है तो पूरी स्पीसीज भी पूरी की पूरी स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी. अब सेकंड सिचुएशन की जब कुछ मेंबर्स उस स्पीसीज के हैं जिनमें कुछ वेरिएशंस है और वो वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू दैट चेंज है, यानी उस जो भी चेंज उनमें आया है, चाहे वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या और कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज हुआ है और उस चेंज के अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशन है और वो उस चेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, जो नया चेंज आया है उसको टॉलरेट कर सकते हैं वो मेंबर्स, तब क्या होगा, तब पूरी की पूरी स्पीसीज जिंदा रहेगी. इफ सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल, यानी कुछ में वो वैसे वेरिएशंस प्रेजेंट थे टू टॉलरेट एक्सेसिव हीट और कोल्ड और बैड कंडीशन और एनी और दैट चेंज दैट टुक प्लेस इन देयर सराउंडिंग, देन देयर इज ए चांस फॉर देम टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू देयर पॉपुलेशन. तो वो 4-5 जो बचेंगे वो आगे पूरी स्पीसीज को कंटिन्यू कर लेंगे. तो ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से इसका आंसर करना है. इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है इस बार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर पूछा है जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस. तो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स, बाहर से जैसा दिखाई देता है ना, जैसे लंबा और बोना, टॉलनेस, ड्वार्फिज्म, ये दोनों फिनोटाइप है. और जीनोटाइप मतलब जेनेटिकल कंपोजिशन, अंदर से जीन की कंपोजिशन कैसे है, जीन कैसे है, वो जेनेटिक कंपोजिशन होता है. तो जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंस अगर पूछे ना तो आप ये 2 पॉइंट लिख देना. पहले तो फिनोटाइप रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से मतलब है एक्सटर्नल शेप, साइज, ठीक है, कलर, ये चीजें. इट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे हम यहाँ पर्टिकुलर कैरेक्टर लेते हैं लेंथ, तो लेंथ के लिए एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, इट मे बी ए लॉन्ग और इट मे बी ए शॉर्ट. ठीक है, तो ये है उसका फिनोटाइप. और जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंपोजिशन मेकअप, जेनेटिक कंपोजिशन और वी कैन से जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए कैरेक्टर. उस कैरेक्टर के लिए उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है. जैसे हमने यहाँ पर लेंथ की बात करी ना, तो लेंथ के लिए जेनेटिक कंपोजिशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का फिनोटाइप सेम है लेकिन जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है. भाई इसका जीनोटाइप क्या है, 100% जीन्स आर डोमिनेंट, यहाँ पर क्या है 50% जीन्स आर डोमिनेंट, 50% जीन्स आर रिसेसिव, यहाँ पर 100% जीन्स आर रिसेसिव. तो जेनेटिक कंपोजिशन ये 3 तरीके से हो गया. और फिनोटाइप में ये दोनों टॉल प्लांट दिखाई देंगे और ये कैसा दिखाई देगा, शॉर्ट प्लांट दिखाई देगा. तो जेनेटिकल कंपोजिशन क्या है, जेनेटिकल मेकअप कैसा है, वो तो उसका जीनोटाइप है. और बाहर से दिखने में कैसा दिख रहा है, लंबा है कि बोना है, शॉर्ट है कि टॉल है, ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा. फिनोटाइप क्या होता है, सेम फिनोटाइप मे और मे नॉट बिलोंग टू सेम जीनोटाइप. अब सेम फिनोटाइप जो है ना वो किस सेम जीनोटाइप से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. जैसे अगर यहाँ पर हम देखें ना, ये वाला एग्जांपल देखेंगे हम अभी, सेम जीनोटाइप प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, जबकि अगर जीनोटाइप सेम है तो वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा. जैसे हम फिनोटाइप की बात करते हैं यहाँ पर, ये जैसे हमने फर्स्ट जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो अगर हम करवाए लेंथ के हिसाब से है ना इस तरह से, तो ये F1 जनरेशन है, ये इनके गैमेट है, ये F1 जनरेशन में ऑल आर टोल प्लांट, सारे के सारे टोल प्लांट है. जेनेटिक कंपोजिशन सबका सेम है. ठीक है, फिनोटाइप भी सेम है. तो ये वाली हो रही है सेम फिनोटाइप, मे और मे नॉट बिलोंग टू सेम फिनोटाइप, सेम जीनोटाइप हो रहा है. अब देखो यहाँ पर देखो F2 जनरेशन में जब F1 वाले पेरेंट हो जाएंगे, ये इनके गैमेट हो गए और इस तरह से F2 जनरेशन. अब F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है, ये 3 और ये 1 अलग अलग है. तो फिनोटाइप यहाँ पर क्या हो गया, फिनोटाइप यहाँ पर F2 जनरेशन में फिनोटाइप इज 3:1 और जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इज 1:2:1. भाई ये 100% डोमिनेंट है, ये 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव जीन वाले 2 है और एक 100% रिसेसिव जीन वाला है. तो जीनोटाइप 1:2:1 है जबकि फिनोटाइप 3:1 है. अब देखो ये जो फिनोटाइप है ना, ये वाला ये फिनोटाइप, क्या ये फिनोटाइप इससे बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये जो जीनोटाइप है क्या ये जीनोटाइप इस फिनोटाइप से बिलोंग कर रहा है. भाई फिनोटाइप तो 3 है ना, 3:1, तो ये 3 वाले इनका तीनों का सेम फिनोटाइप है लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है ना, इसका जीनोटाइप अलग है और इन दोनों का जीनोटाइप अलग है. ठीक है ना, तो सेम फिनोटाइप होना जरूरी नहीं है कि वो सेम जीनोटाइप ही होगा, लेकिन अगर जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप सेम रहेगा. जैसे इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, सेम जीनोटाइप इन दोनों का है, यहाँ पर और का तो है नहीं, इन दोनों का सेम जीनोटाइप है तो दोनों सेम फिनोटाइप्स में आएंगे. ये 3 वाले में आ रहे, टोल वाले में आएंगे, ये है. तो जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ऐसा इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब हम करते हैं नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If a trait A exists in 10% population of asexual reproducing species, ऐसा क्वेश्चन है, देखो बुक में भी है, आ सकता है. एंड ए ट्रेट B exists in 60%, 70%, 50%, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा. पॉपुलेशन ऑफ asexual reproducing species, सेम स्पीसीज. ठीक है, which trait is likely to have arisen earlier and why? तो asexual reproduction species आते ही जो ट्रेट सबसे ज्यादा परसेंटेज है ना, जिस परसेंटेज का
जिस ट्रेट का ज़्यादा परसेंटेज है ना वो पहले आया है, बस ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज में क्या होता है कि वेरिएशंस तो आते नहीं है, तो जो ट्रेट ज़्यादा में है, ज़्यादा मेंबर्स में, इसका मतलब वो पहले आया है, तभी तो ज़्यादा पॉपुलेशन में वो है। अभी जैसे रिसेंटली कोई मान लो डीएनए कॉपी प्रोसेस में कुछ एरर हो गया और उसकी वजह से कुछ वेरिएशन आया है, तो और वो थोड़ी सी पॉपुलेशन में 5% में 10% में इस तरह से, तो इसका मतलब वो रिसेंटली अभी जस्ट डेवलप हुआ है। और जो ज़्यादा पॉपुलेशन में, इसका मतलब वो बहुत पहले डेवलप हुआ था। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर लिख देना कि ट्रेट बी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वो पहले आया था। और क्यों आया था? तो उसका रीज़न ये है, बिकॉज इफ द ट्रेट इज फाउंड इन लार्ज पॉपुलेशन इट मीन्स इट अराइजेज अर्लियर बिकॉज देयर। अब अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। ऐसा छोटे के छोटे एक एक नंबर के या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डीएनए कॉपिंग क्या है? तो डीएनए कॉपिंग का मतलब है कि प्रोसेस बाय विच अ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इट्स टू सिमिलर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन रिप्रोडक्शन सेल्स, है ना, इन रिप्रोडक्शन सेल्स ऑफ गेमेट्स, रिप्रोडक्शन सेल्स ऑफ स्पर्म्स, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ टेस्टी एंड ओवेरी थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से डीएनए की जब 1 से 2 कॉपी बनती है ना, तो उसको हम डीएनए कॉपिंग कहते हैं। गिव इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर डीएनए की कॉपी बनेगी तभी तो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, सो इट्स ट्रांसमिट करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड इट कॉजेज वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। डीएनए कॉपिंग होगी तभी तो वेरिएशन आएंगे, डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी तो वेरिएशन कहां से आएंगे? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख देना इसकी इंपॉर्टेंस में कि एक तो ये करेक्टर्स एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है बाय बिकॉज ऑफ दिस डीएनए कॉपिंग, और दूसरा ये लिख देना कि बिकॉज वेरिएशंस इट कॉजेज वेरिएशन इन दी पॉपुलेशन। अब देखो ये क्वेश्चन एक और है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोगेनी मेंटेन। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेकंड पार्ट जो इसका ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। भाई जब सेल है, ये सेल है, मैंने आपको बताया ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क है वो क्रोमेटिन मटेरियल है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल बिकम थिक, ठीक है, इस तरह से थिक हो जाता है, मोटा मोटा हो जाता है। दिस थिकन्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये किसका बना होता है? तो ये डीएनए और प्रोटीन का बनता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स, और ये पेयर्स में होते हैं, सेट्स में होते हैं। हमारी ये सेट्स वाला, नंबर वाला, इस पे भी जैसे भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया 23 सेट्स, ठीक है, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ 23, 22 आर दी ऑटोसोम्स, वो ऑटोसोम्स है, ठीक है, और इनमें से 2 जो है वो एलोसोम्स है, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें से 2 में से मेल में जो है वो XY है और फीमेल में XX है, आइडेंटिकल है, होमोजाइगस कंडीशन है ये, और ये मेल में जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इन पे भी क्वेश्चंस बनेंगे, अभी करवाऊंगा मैं आपको वो। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे मेंटेन रखे जाते हैं, या अमाउंट ऑफ जीन कैसे मेंटेन रखा जाता है, या डीएनए कैसे मेंटेन रखा जाता है, 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। अब देखो कि ये मेंटेन कैसे रखा जाता है, तो ये मियोसिस से मेंटेन रखा जाता है। जो स्पर्म्स जब बनते हैं या एग जब बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जब बनते हैं ना, तो जिस प्रोसेस से बनते हैं उसका नाम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है। इस प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी उस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होने से उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, यानी स्पर्म हैव हाफ क्रोमोसोम्स, एग हैव हाफ क्रोमोसोम्स। फिर जब इनका फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो दोनों हाफ और हाफ मिलकर फिर से फुल, यानी फिर से वापस वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स के नंबर, डीएनए का अमाउंट, जीन्स का अमाउंट, नंबर ऑफ जीन्स मेंटेन रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस अकर एंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। भाई मियोसिस में हाफ हो जाते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से 23 हो जाता है। हेंस व्हेन 2 गैमेट्स, मान लो मेल की बात हो या ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो स्पर्म एंड एग व्हेन 2 गैमेट्स कंबाइन एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, the zygote contain the full set of chromosomes, 23 sets of chromosomes, 46 number of chromosomes, and the original number of chromosomes यानी 46 get restored in the progeny। और इस तरह से प्रोगेनी में जो अगली जनरेशन है उसमें वापस वही नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अच्छा, इनको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, ये वाली कंडीशन भी याद रखना। ऐसी सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है उसको हम 2n कहेंगे, ठीक है। और ये जो स्पर्म और एग होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम n कहेंगे, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, और ये वाली कंडीशन डिप्लॉइड कहलाती है। तो जाइगोट क्या हो गया? जाइगोट वापस 46 होता है, तो जाइगोट डिप्लॉइड है। और गैमेट्स क्या है? हैप्लॉइड है। स्पर्म और एग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो, द ह्यूमन बीइंग लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज एंड लुक्स, आर सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, व्हाई? जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जैसे निग्रो है, रेड इंडियन है,
ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज वाले अलग दिखते हैं, हम लोग अलग दिखते हैं, वेस्ट इंडीज वाले अलग है, श्रीलंका वाले अलग तरह के दिखते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। वाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसके आंसर में हम ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई हम क्यों सारे के सारे सेम है, बिकॉज ऑफ डीएनए स्टडीज। ठीक है, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके जो सभी ह्यूमन बींग्स के डीएनए की जो स्टडी की गई है ना, उसमें ये पता लगा है कि सबका डीएनए जो है ना वो लगभग सिमिलर है। हमारे जो डीएनए होता है ना उसमें केवल 0.2% की वेरिएशन होती है, बाकी लगभग सेम डीएनए होता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सब में 46 है। ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर, हम सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर था। हमारी सबकी रूट्स जो है वो साउथ अफ्रीका से है ना, जो आदि मानव था वो साउथ अफ्रीका से निकला था, तो हम सबके कॉमन है हमारा सबका एंसेस्टर। और सबसे बड़ी चीज इस वजह से हम सेम है बिकॉज दे इंटरब्रीड अमंग देम सेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। चाहे इंटरनेशनली है ना इंटरमेरिजेज हो जाए तो भी वो सेम फर्टाइल स्पीसीज प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम सब सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ना, जो एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। एक्वायर्ड ट्रेट जो हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर लाइफ, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जैसे किसी ने मसल्स बनाई है या कुछ भी। दीज चेंजेस और दीज ट्रेट्स आर इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। दीज आर द चेंजेस विच आर नॉट इन दी टेस्टिस और ओवेरी। ठीक है, ये वो स्पर्म बनाने वाली और एग बनाने वाली सेल्स में चेंजेस नहीं है। उनमें अगर कोई चेंज है तो वो रिप्रोडक्टिव चेंज है, यानी वो इनहेरिटेड ट्रेट है। Inherited traits are the traits which are in the reproductive tissue, which are in the cells of sperm and in the cells of eggs. तो वो traits या वो जो changes है वो next generation में जाएंगे because they are in reproductive tissue, because these changes are in reproductive tissues. और acquired trait which are in non-reproductive tissue, तो वो अगली जनरेशन में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन है कि वो जाते क्यों नहीं अगली जनरेशन में, बिकॉज वही चेंजेस अगली जनरेशन में जाते हैं जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की सेल में होते हैं। The changes which are in the reproductive tissue, the changes which are in the genes of the reproductive tissue will go to the next generation. That's why acquired traits do not inherited. Acquired traits are those that organisms develop over the course of their lives because they are caused by non-reproductive tissue, so they are not inherited. ये इसका आंसर हो जाएगा because they are caused in non-reproductive tissue. अब हम समझते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स को। मेंडल ने जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स कहा था ना, वो क्या है? ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स, लक्षण। जैसे ये जो ईयरलोब्स है, इस पर भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट आइडेंटिफाई करो फ्री ईयरलोब्स और अटैच्ड ईयरलोब्स। तो जो फ्री ईयरलोब्स होते हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है हमारा, और जो अटैच्ड ईयरलोब्स होते हैं, अटैच्ड जो कंप्लीटली यहाँ तक अटैच्ड रहते हैं, ये हमारा रिसेसिव ट्रेट्स है। अब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव का यहाँ क्या मतलब है। जैसे हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का है, उसमें वो ट्रेट्स जो F1 जनरेशन में, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन में जो अपीयर हो जाते हैं, जो अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो तो है डोमिनेंट। और जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते, अपीयर नहीं हो पाते, जो F2 जनरेशन में ही अपीयर होते हैं, वो होते हैं रिसेसिव। इस पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको करवाऊंगा अभी आगे। तो डोमिनेंट ट्रेट्स आर द ट्रेट्स विच आर अपीयर्ड इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड विच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर रिसेसिव ट्रेट्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन हो एलील का। द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं विच डू नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील। अगर डोमिनेंट एलील है तो फिर रिसेसिव ट्रेट्स जो है वो अपीयर नहीं होगा। जैसे इस लेंथ के लिए हम ये लेके चलते हैं, मान लो लेंथ ऑफ द प्लांट, जैसे टॉलनेस ऑफ द पी प्लांट इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फिज्म शॉर्ट पी प्लांट होना ये रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या क्या एलील हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये 2 तरह के एलील यहाँ पर हो सकते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको ये 2-3 बातें जो है ना वो ये समझाना चाहता हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी ट्रेट है, जैसे लेंथ है, कलर ऑफ पॉड है, कलर ऑफ सीड है, पी प्लांट की बात करें हम, कलर ऑफ फ्लावर है, या हमारे जैसे ईयरलोब्स की बात करें, ये कोई भी ट्रेट है तो वो 2 जीन से डिसाइड होता है। ठीक है, 2 जीन डिसाइड 1 कैरेक्टर, 1 ट्रेट, 1 जीन फ्रॉम मेल साइड एंड 1 जीन फ्रॉम फीमेल साइड। अब जो जीन होते हैं ना वो 2 कंडीशन में पाए जा सकते हैं, यानी जीन की 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक तो होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में क्या डिफरेंस है? अब देखो हर एक जीन के 2 एलील होते हैं। एलील को हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ जीन कह सकते हैं हम। तो 2 एलील होते हैं। अब दोनों के दोनों एलील अगर सेम है ना तो वो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस, और दोनों एलील अगर अलग अलग है तो वो कहलाती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे लेंथ के एग्जांपल को हम देखते हैं, अगर लेंथ वाले में
लेंथ के लिए दो एलील हो सकते हैं, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। ये डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट एलील है, और ये रिसेसिव एलील है। अब अगर दोनों के दोनों होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मतलब कि दोनों के दोनों जो एलील है वो सेम है, यानी या तो दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है, ये कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है। ये वाली कंडीशन क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन, बिकॉज टू एलील आर द सेम, दोनों के दोनों एलील सेम है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन कब होगी? जब दोनों के दोनों एलील जो है वो डिफरेंट होंगे, ये होंगे, यानी एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव है। एपियर कौन सा होगा F1 में? केवल डोमिनेंट एपियर होगा। तो ए ट्रेट विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड रिसेसिव। तो ये जो एलील है ना स्मॉल टी, ये क्या हो गया? ये रिसेसिव है, क्योंकि ये इसके साथ अगर डोमिनेंट है तो ये अपियर नहीं होगा, इसके साथ में अगर ये है रिसेसिव है तो ये अपियर होगा, ठीक है। और डोमिनेंट वो हो गया जो किसी भी पॉसिबल कंडीशन में अपने आप को अपियर कर दे। भाई इस कैपिटल टी वाले की क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है? ये कंडीशन हो सकती है कि ये कैपिटल टी हो जाए, सॉरी ये दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। तो इन दोनों में अपने आप को ये रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को शो करेगा, तो ये हो गया डोमिनेंट। और स्मॉल टी की भी ये दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों एलील सेम हो, एक ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों एलील अलग हो। लेकिन ये कब अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कब अपने आप को शो करेगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। जब इसके साथ में कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो फिर ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव वो हो गया जो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होता, और जो किसी भी पॉसिबल कंडीशन में, किसी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एलील की कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे, अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, वो हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स वाला ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर, जस्टिफाई। देखो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये 3-4 तरीके से अलग अलग पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा तीनों चारों तरीके से कैसे कैसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो कि जो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये फादर से इनहेरिट होता है, इसी चीज पर डिसाइड करता है कि व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर नॉट फ्रॉम देयर मदर। तो ये हमें पता है कि it is because a child who inherits an X chromosome from her father will be a girl child, and one who inherit a Y chromosome from her father will be a boy. But all children inherit a X chromosome from from their mother, regardless of whether they are boys or girls. भाई ये कंडीशन होती है, हमें पता है। मेल हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम साइज में थोड़ा छोटा होता है, एक्स थोड़ा बड़ा होता है। फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में होती है, दोनों क्रोमोसोम्स सेम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी ये हर बार एक्स क्रोमोसोम्स आएगा इधर से फीमेल साइड से, मेल साइड से एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स में से कोई आ सकता है। अब ये डिसाइड करेगा कि मेल जो है ना कौन सा क्रोमोसोम्स दे रहा है, यानी विच क्रोमोसोम्स इज टेकिंग पार्ट इन जाइगोट फॉर्मेशन इन फर्टिलाइजेशन। इफ एक्स क्रोमोसोम इज given by the male by the father, then it will be a girl child, x गर्ल चाइल्ड होगा, x, ठीक है। यानी अगर ये x आ रहा है, इस x के साथ कंबाइन हो रहा है, या ये x इसके साथ कंबाइन हो रहा है, मैंने आपको बता रखा है ना 1 2 3 4 ऐसे लिख के, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, और फिर 2 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ 1 3 xx, फिर 1 का 4 के साथ xx, फिर 2 का 3 के साथ xy, और फिर 2 का 4 के साथ xy। तो 50% प्रोबेबिलिटी है। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है अगला कि 50% कितनी चांसेस है बॉय और गर्ल चाइल्ड की? 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग गर्ल्स के चांसेस है। तो ये डिसाइड होता है व्हाट क्रोमोसोम इज गिवन बाय द फादर साइड, बाय द मेल साइड। इफ मेल इज गिविंग Y chromosome, then it will be a boy child. If male is giving X chromosome, then it will be a girl child. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको इस टॉपिक पे सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट में आप मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉज ऑफ मेंडल और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इस पर आपको क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल का लिंक शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।